डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, शुक्र जनन के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो कहाँ और किस प्रकार से होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कहाँ और किस टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्रजन या शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी कि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, एक यानी कि टेस्टिस के एक भाग में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनकी संख्या 250 होती है और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं, यानी शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो शुक्राणुओं का निर्माण है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो शुक्रजन नलिका के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो शुक्रजन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता है। अब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि पूर्व शुक्राणु का निर्माण। यानी कि शुक्राणु की मेच्योर होने से पहले क्या क्या घटनाएं घटती हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि पूर्व शुक्राणु का कायांतरण, या इसी को कहा जाता है स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो जो नंबर 1 है पूर्व शुक्राणु का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका जो पहला अवस्था है उसको कहते हैं गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था, जिसे ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, जिसमें उसका ग्रोथ होता है। और तीसरी प्रावस्था होती है परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज, जिसमें जो है जो स्पर्मेटिड होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है। तो मैच्योरेशन 2 अवस्थाओं में होता है, एक फर्स्ट मैच्योरेशन फेज और दूसरा सेकंड मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। सेकंड मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। तो हम फिगर के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। सेकंड मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। तो हम फिगर के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। तो हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है टेस्टिस के अंदर वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि पूर्व शुक्राणु का जो निर्माण होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था और मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। तो इसमें देखिए एक डायग्राम है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो टेस्टिस के अंदर होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के द्वारा। अब वहां पर क्या होता है कि जो भ्रूण का जो जननी उपकला होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, वहां पर कुछ आदि कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आदि कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस। जर्म सेल्स आदि कोशिकाएं होती हैं तो उनमें बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है, बार बार समसूत्री विभाजन होता है और वो कोशिकाएं जो है विभाजित करती हैं। तो ये जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिवीजन करती हैं, माइटोसिस करती हैं, तो जो सेल्स बनते हैं, डिप्लॉयड सेल्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। जो सेल्स बनते हैं डिप्लॉयड सेल्स, शुक्राणु जनक कोशिकाएं कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। बात समझिएगा, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं टेस्टिस के अंदर भ्रूण की,
प्रीमोर्डियल सेल्स वो माइटोसिस करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं और डिप्लॉयड सेल्स का निर्माण करती हैं, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि गुणन प्रावस्था, जिसमें कोशिकाएं अपने आप की संख्या को बढ़ाती हैं, गुणन करती हैं। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप है ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये अपने आकार को बढ़ाते हैं और इनका वजन भी बढ़ जाता है, तो आकार में बड़े हो जाते हैं। तब इस सेल को हम कहते हैं ये डिप्लॉयड ही होता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन कोई नहीं हो रहा है, तो डिप्लॉयड ही होती है। इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया जब अपने आप में वृद्धि करती हैं, अपने आकार को बढ़ाती हैं, तो उनको एक नया नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिका। एक नया नाम दिया जाता है प्राइमरी। अब तीसरे फेज में पहुंचते हैं, मैच्योरेशन फेज में, जहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं वो अपने आप को मैच्योर करती हैं, परिपक्व करती हैं। तो यहाँ पर डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और आप जानते तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं मियोसिस फर्स्ट करती हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है और 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन ये आगुणित होते हैं। ये डिप्लॉयड है, ये क्या है, हैप्लॉयड है। इनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं मियोसिस सेकंड करेंगे, तो 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, और इनको कहा जाता है जो होते हैं ये क्या है, स्पर्मेटिड है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, मियोसिस सेकंड करते हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनता है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, यानी कि पूर्व शुक्राणु। अब ये जो पूर्व शुक्राणु बने हैं, इसमें इनके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ रूपांतरण होते हैं, यानी कि शुक्र कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, और इससे नए जो है स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, यानी मेच्योर स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए 4 सेल से क्या बना है, स्पर्म, क्या कहते हैं, शुक्राणु, यानी मेच्योर स्पर्म के नाम से जानते हैं। ये चारों सेल्स ने मेटामॉर्फोसिस किया, कायांतरण किया। शुक्र कायांतरण जिसे कहा जाता है, शुक्राणुओं में होने वाला, उनके शरीर में होने वाला परिवर्तन, और इनमें परिवर्तन होने के पश्चात ये 4 जो है क्या बनते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है। तो हमने एक माइक्रो स्कोप के द्वारा देखा गया जो फिगर होता है उसको ड्रा किया है स्पर्म का, तो इसको हम समझाएंगे अभी। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्पर्मेटिड से क्या होता है। मैच्योरेशन फेज के अंतिम अवस्था में 4 जो है स्पर्म का निर्माण होता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के डिवीजन करने से, अर्धसूत्री विभाजन करने से 4 जो है मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के डिवीजन करने से, अर्धसूत्री विभाजन करने से 4 जो है मैच्योर स्पर्म का निर्माण। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, कैसे हार्मोन्स जो होते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले जानिए हार्मोनल कंट्रोल। तो हमारे ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है, ये जो हाइपोथैलेमस रीजन है, यहाँ से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स वो मास्टर ग्लैंड, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रभाव डालता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रभाव डालता है, जहां से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक FSH। 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है ये लेडिंग सेल्स के ऊपर 2 हार्मोन्स होते हैं। ये लीडिंग सेल्स को उद्दीप्त करता है, और इसकी लीडिंग सेल के उद्दीप्त होने से आप जानते हैं कि लीडिंग सेल्स क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है। कौन सा हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स, या इसी को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं ये स्पर्म निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा FSH जो होता है वो सार्टोली सेल्स के ऊपर सार्टोली सेल्स को उद्दीप्त करता है, और या इसको हम नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको सपोर्टिंग सेल या अवलंबन सेल्स के नाम से जानते हैं।
या इसको हम नर सेल्स, तो कहने का मतलब है कि ये सार्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये पोषण का कार्य करते हैं। यानी स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वहां से जो स्पर्म बनते हैं, उन स्पर्म के पोषण का जो कार्य है वो कौन करता है, सार्टोली सेल्स करते हैं। तो ये यलियट जो हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन का जो कार्य है वो लेडिंग सेल्स के द्वारा एंड्रोजन के निर्माण को या टेस्टोस्टेरोन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और एफएसएस जो होता है वो सर्टोली सेल्स के द्वारा एंड्रोजन के निर्माण को या सर्टोली सेल्स को प्रेरित करते हैं, जिससे जो है पोषण का कार्य हो सके शुक्राणुओं का। तो एक मेच्योर शुक्राणु का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें आप देख लीजिए पोषण का कार्य हो सके शुक्राणुओं का। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो आवरण होता है पूरा का पूरा आवरण जो है ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इसके नीचे ये पार्ट जो होता है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अग्रपिंड। जो यही भाग जो है सबसे पहले जोना प्लूसिडा और जोना रेडेटा जो एक का लेयर होता है उसको भेजते हैं। यही भाग जो है सबसे ये पूरा का पूरा पार्ट इसका हेड कहलाता है, यानी सिर भाग है ये। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक है। और ये धसा हुआ भाग को हम नेक कहते हैं, यानी कि इसका गला वाला पार्ट है। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मिडिल पीस कहलाता है। मध्य भाग क्या है, मिडिल पीस है, जहां पर पावर हाउस होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं, जो पास में होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, और जो दूर होता है उसे डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं। यहाँ एक है सेंट्रियोल्स, और जो दूर इसे डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो पास में होता है उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल्स। और ये यहाँ से यहाँ का जो पार्ट होता है ये टेल है, यानी इसका पूंछ है। तो ये एपी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस फिगर के बारे में पूछा जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए आता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एग के अंदर पोर बनाने में हेल्प करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए आता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अच्छा, तो स्पर्म जो होते हैं, यानी कि 100% जो स्पर्म होता है 200 से 400 मिलियन एक बार जब स्खलन नलिका के द्वारा स्खलन होता है, स्पर्म निकलते हैं, वीर्य निकलता है, तो उसके अंदर 200 से 400 बिलियन जो है शुक्राणु होते हैं। तो क्या है कि उसमें से जो 60% शुक्राणु होने चाहिए वो जो है सामान्य उनका शेप साइज होना चाहिए, और 40% जो शुक्राणु होने चाहिए वो गतिशील होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए। तभी जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकेगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस कंप्लीट हो सकेगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि जंक्शन ऑफ एम्पुला